तो दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम स्टॉक मार्केट तो सीखना चाहते हो लेकिन किसी भी वीडियो में वो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है जिसे आप स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस स्टेप बाय स्टेप सीख सके। और यह ऑलमोस्ट हर व्यूअर के साथ होता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम थोड़ा बेसिक जानेंगे जो अधिकतम व्यूअर को पता होगा, लेकिन के मिड से लास्ट तक हम ऐसे मेथड को सीखेंगे जिससे आप आसानी से स्टॉक फाइंड कर रिसर्च कर सके। पहले पहले सब्सक्राइब कर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। पहले हम यह जानेंगे कि स्टॉक और शेयर क्या होता है। स्टॉक किसी क्षेत्र या संपूर्ण बाजार में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक। शेयर किसी विशिष्ट कंपनी में स्वामित्व को दर्शाता है, जैसे इक्विटी शेयर, बोनस शेयर। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनी अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है, निवेशक इन शेयरों को खरीदते हैं। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ मार्केट। प्राइमरी मार्केट, कंपनियां अपने नए शेयर जारी करती है और आईपीओ के माध्यम से निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पहले से जारी किए गए शेयरों का व्यापार होता है, निवेशक इन शेयरों को एक दूसरे से खरीदते एवं बेचते हैं। अब आप समझ चुके हैं, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां शेयर की ट्रेडिंग होती है और शेयर के भाव ऊपर या नीचे होते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि शेयर की ट्रेडिंग होती क्यों है और शेयर के भाव अप या डाउन क्यों होते हैं। तो अब हम जानेंगे कौन से फैक्टर के कारण शेयर की प्राइस के प्राइस अप या डाउन होते हैं। पहला फैक्टर है डिमांड, दूसरा फैक्टर है सप्लाई। इन दोनों फैक्टरों के कारण स्टॉक के प्राइस कीमत अप या डाउन होती है। इकोनॉमिक डिमांड और सप्लाई पर किन किन कारणों का इफेक्ट पड़ता है, तो हम जानेंगे इकोनॉमिक डेटा। जब अर्थव्यवस्था के आंकड़े पॉजिटिव आते हैं तब स्टॉक की डिमांड बढ़ती या घटती है। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें कम होती है जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती या घटती है। स्टॉक के कॉर्पोरेट रिजल्ट, कंपनियों के मुनाफे और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर स्टॉक की मांग बढ़ती या घटती है। स्टॉक की डिमांड एवं सप्लाई को समझने के लिए टेक्निकल एवं फंडामेंटल दोनों का उपयोग किया जाता है। अब स्टॉक मार्केट बेसिक तो जान लिया, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करना है यह जानते हैं। हमें एक बेस्ट ब्रोकर चुनना होगा, वहां से कुछ फॉर्मेलिटी के साथ हमें डीमैट अकाउंट एवं ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। लेकिन दो अकाउंट की क्यों जरूरत है, आइए हम समझें। डीमैट अकाउंट में हमारे द्वारा खरीदे गए शेयर एवं सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में सेव रखे जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट वह खाता है जिसका उपयोग आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बाय और सेल करने के लिए करते हैं। अब आपने यह तो जान लिया है कि शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है, लेकिन इससे पहले यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि हम अपने स्टॉक को कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। हाई रिटर्न, अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में यह हमेशा हाई रिटर्न देता है। ओनरशिप, आप कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी के मालिक बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या इन्वेस्ट करना सेफ है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें लर्निंग पर फोकस करना होगा, तभी स्टॉक मार्केट में काम करना सेफ होगा। लर्निंग में हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को समझना होगा, उसके बाद इकोनॉमिक को समझना होगा। इन सभी पॉइंट को समझने के बाद हमें अपने नॉलेज को इंक्रीज करना होगा। इन सभी पॉइंट को सीखने के बाद हम स्टॉक मार्केट में कुछ सेफ्टी टिप्स अपना सकते हैं, जैसे हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना होगा एवं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब हम यह जान गए हैं कि हम लर्निंग के साथ साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है, बट मुझे पहला इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या देखना चाहिए। जो भी 2024 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट की हो, उन्होंने ऐसी सिंपल इफेक्टिव रिसर्च नहीं करी होगी। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, स्टॉक के रिसर्च करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं और मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट कम समय में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बने रहिए इस चैनल। इन्वेस्टमेंट 4 टाइप के होते हैं: डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना जो रेगुलर डिविडेंड देती है। वे एक तरीके से पैसिव इनकम सोर्स है। आपको बस सही कंपनी चुननी है जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, जैसे कि रिलायंस टीसीएस, या हमेशा ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे हैं। ये स्टॉक अंडर वैल्यू होते हैं और फ्यूचर में इनकी वैल्यू बढ़ने की संभावना होती है, जैसे कि वॉरेन बफे का बर्कशायर हैथवे जो अंडर वैल्यू स्टॉक की वैल्यूएशन करता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना जो तेजी से ग्रो कर रही हो। ये कंपनियां अपने प्रॉफिट का वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती है ताकि उसका ग्रोथ रेट हमेशा हाई बना रहे। पैसिव में पैसा लगाना जो मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यह एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, जैसे निफ्टी 20, निफ्टी 50, जो मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के टाइप तो हमें पता चल गए, लेकिन मुझे किस टाइप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर ही क्यों करना चाहिए। इसका आंसर यह है कि हम एक अंडर वैल्यू स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं। उस कंपनी की ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड
की एनालिसिस करते हैं जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बट जो हमने बिफोर में बताया है कि हमें एक ही स्टॉक पर फोकस करके सारा पैसा नहीं लगाना है, हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमने यह तो मान लिया है कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हाई डिविडेंड यील्ड एवं कंपनी की ग्रोथ देखना है और स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं यह देखना है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप स्टॉक का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। इस टॉपिक को सीखने के बाद आप अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे। अगर आप ऐसी लर्निंग वीडियो चाहते हो तो अभी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वैल्यूएशन में हम फंडामेंटल एवं टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हमें अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पता हो तो वह स्टॉक उस इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जरूर जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, पीबी रेशियो, डेब्ट फ्री कंपनी, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड के बारे में जानेंगे। और इन सभी पॉइंट्स के जरिए हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कैसे निकालते हैं तो हम यह जानते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कुल शेयरों की संख्या से हम ईपीएस जान सकते हैं। किसी भी कंपनी का ईपीएस गूगल सर्च कर हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें यह जानना है कि हम ईपीएस को देखकर क्या जान सकते हैं और ईपीएस हमें क्या बताता है। एक हाई ईपीएस हमें हमेशा किसी कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिट, किसी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल को दिखाता है। अगर एक ईपीएस कंसिस्टेंट एवरेज से ऊपर है या कंटिन्यू बढ़ रहा है तो यह सिग्नल हो सकता है कि कंपनी अपनी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। अब यहाँ पर हम रिलायंस के ईपीएस चार्ट को देख रहे हैं जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या अपने एवरेज से ऊपर है। पीई रेशियो, जब हम स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस से अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करेंगे तब हमें पीई रेशियो मिलेगा। जनरली हम गूगल सर्च कर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकाल सकते हैं। पीई रेशियो हमें यह बताता है कि स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर है या नहीं और यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं। पीई रेशियो को जनरली इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कंपेयर किया जाता है और दूसरी कंपनी के स्टॉक से भी कंपेयर किया जाता है। बट अगर हमें यह मालूम है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, मोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तब हम पी रेशियो को एनालिसिस करेंगे और पी रेशियो का एनालिसिस करने के बाद हम स्टॉक का पता लगाएंगे कि यह अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो अब हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हम रिलायंस का 5 ईयर का हिस्टोरिकल पी देखेंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो हम यह देखेंगे कि 5 सालों में रिलायंस का मैक्सिमम पी 38.37 है जो आपको दिख रहा है, मिनिमम पी 22.38 है और मीडियन पी 27.64 है। आप ये गूगल सर्च आसानी से निकाल सकते हो। अब हम रिलायंस के मैक्सिमम 5 सालों के पी रेशियो में हाई, लो और मीडियम पी रेशियो देखेंगे। अब आप कोई भी ग्रीन कैंडल देखकर उसे बाय नहीं करेंगे, उससे पहले आप किसी भी स्टॉक का पी रेशियो देखोगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम रिलायंस के 5 सालों का मिनिमम पी देखेंगे जो 22.38 है। उसके बाद हम उसका मिडिल पी देखेंगे जो 27.64 है। अब हम दोनों का एवरेज निकालेंगे जो अप्रोक्स 25 आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये अप्रोक्स 25 पी रेशियो से रिलायंस का पी रेशियो कब इसके नीचे या नियर बाई आया। तो हम ये देखते हैं कि ये 29 सितंबर 2022 को अपने पी रेशियो और मिनिमम पी रेशियो के बीच में आया है, जैसे कि आप कर्सर में देख रहे होंगे। उसके बाद ये 20 मार्च 2023 को अपने 25 पी रेशियो के नीचे आया है। उसके बाद ये 27 अक्टूबर 2023 को अपने पी रेशियो के नीचे आया है। उसके बाद ये 23 जनवरी 2024 को लगभग अपने पी रेशियो के नीचे आया है। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली इंक्रीज हो रही है तो ये गुड साइन होगा कि स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड हो चुकी है और ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पर है। स्टार्टिंग में जो हमने फास्टली 4 डेट देखी थी जो मैं रिवाइज कराऊंगा, 29 सितंबर, 22, 20 मार्च, 23, 27 अक्टूबर, 23, 23 जनवरी, 24। इस डेट पर पी रेशियो 25 के नीचे आया था और वहां से किस प्रकार स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट हुई थी हम रिलायंस के चार्ट में देखेंगे। अब आप जो ये ब्लैक रेक्टेंगल देख रहे हैं जो डेट है 29 सितंबर 22, हम कैंडलस्टिक चार्ट पे उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वह डेट है 29 सितंबर 22। वहाँ हम देखेंगे कि उस दिन का पी रेशियो 25 के नीचे था और स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड थी। नियर मंथ में इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। हम प्राइस इसके लगाकर देखेंगे कि वहाँ से अप्रोक्स 350 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। इसी प्रकार दूसरी डेट
20 मार्च 2023 को देखेंगे कि वहाँ पर भी 350 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखेंगे 27 अक्टूबर और 23 जनवरी को भी देखेंगे कि यहाँ पर भी अप्रोक्स 350 से ज़्यादा की मूवमेंट हुई थी। इसके साथ ही हम प्राइस एक्शन को भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को भी देखेंगे। आपको एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि स्टॉक की प्राइस किसी परफेक्ट वैल्यू पर आकर वहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री होती है। ये भी ग्रीन या रेड कैंडल को देखकर उसमें एंट्री नहीं करते। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना तो विश्वास है कि आप किसी भी रिकमेंडेशन को तो सुनेंगे पर उसे अप्लाई नहीं करेंगे और नहीं किसी की फोमो में आएंगे। उस स्टॉक का रिसर्च करें कर उसकी वैल्यू निकालेंगे। सभी कंपनी की अपनी एक बुक वैल्यू पर शेयर होती है, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रीफर्ड इक्विटी डिवाइडेड टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। अब हम यहाँ समझेंगे कि शेयर होल्डर इक्विटी क्या है। ये बैलेंस शीट्स पर असेट से लायबिलिटी को घटाने पर आती है। प्रीफर्ड शेयर कंपनी विशेष रूप से अपने प्रीफर्ड स्टॉक जारी करती है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी के उन शेयरों की संख्या जो शेयर बाजार में ट्रेड कर रही है। यह कैलकुलेशन हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। गूगल से हम किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और यह बताता है कि अगर कंपनी को आज समाप्त कर दिया जाए तो एक शेयरधारक को प्रति शेयर कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। बुक वैल्यू पर शेयर की तुलना कंपनी के प्राइस से करके देखा जाता है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यू। अगर स्टॉक की कीमत बुक वैल्यू से कम है तो वो अंडर वैल्यू। इससे निवेशक ये समझ सकते हैं कंपनी शेयरों का वास्तविक मूल्य क्या है, क्या वे उचित मूल्य पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। अब हम एक कंपनी जेनवन प्राइवेट लिमिटेड को देखेंगे जिसकी बुक वैल्यू पर शेयर उसके प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू अगर उसके प्राइस से ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम ये चार्ट में देख रहे हैं कि शेयर की प्राइस पर क्या मूवमेंट आया है। अब हम यहाँ पर उसका पीबी रेशियो देखेंगे। जो इसका करंट पीबी रेशियो है वो 21.50। स्टॉक ने 252 दिनों में से 75 दिन अपनी करंट पी रेशियो के नीचे ट्रेड किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग पी जोन है और एवं यह अपने पी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। मान लो किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस 150 है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 100, तो हम उसका डिवाइड करेंगे तो जो हमें रेशो प्राप्त होगा उसे हम पीबी रेशो कहते हैं। बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत उसकी वैल्यू से 1.5 गुना अधिक यहाँ है, मतलब यह ओवर वैल्यूड है। और डेप्ट फ्री कंपनियां वे कंपनियां होती है जिन पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं होता है। डेप्ट फ्री कंपनियों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि कर्ज न होने के कारण ये कंपनियां आर्थिक संकट के समय स्थिर होती है। कर्ज न होने के कारण वित्तीय जोखिम कम होता है। ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड देती है। अब हम जानेंगे फ्री कैश फ्लो एंड डिविडेंड यील्ड। फ्री कैश फ्लो कंपनी को वित्तीय स्थिरता एवं निवेशकों को नकदी लौटाने की क्षमता को दर्शाता है। एक उच्च डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां हमेशा स्थिर मानी जाती है। अब हम इसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो सभी मापदंडों को पूरा करती है। टीसीएस कंपनी की स्टॉक के प्राइस का हम एनालिसिस करेंगे। यह एक हाई लिक्विडिटी स्टॉक है। टीसीएस कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और टीसीएस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है सेक्टोरियल डिविडेंड यील्ड से। बहुत दिनों से करंट पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है टीसीएस का स्टॉक प्राइस। तो अभी तो यह ओवर वैल्यूड है, लेकिन जब इसका पी रेशो बिटवीन 26-28 में आएगा तब स्ट्रॉन्ग पी बाइंग जोन होगी। करंट पी स्टॉक का 33.33 है। इसका भी हम चार्ट में देख रहे हैं। नियर बाय पी 26-28 की रेंज में आता है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग पी बाइंग जोन बनता है और स्टॉक के प्राइस में भी मूवमेंट आती है। सेम हम पीबी रेशियो को भी देखेंगे। टीसीएस का करंट पीबी रेशियो 17.1 है। टीसीएस का करंट स्टॉक पीबी रेशियो से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अभी तो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, लेकिन जब यह 12 या 30 के बीच में आएगा, जैसे ही हम चार्ट में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनती है और स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड होती है। तो हमने देखा टीसीएस का स्ट्रॉन्ग पी जोन 26 से 28 के बीच में, टीसीएस का स्ट्रॉन्ग पीबी जोन 12 से 13 के बीच में, वहाँ से मूवमेंट आती है स्टॉक के प्राइस में। अब हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। हम जानेंगे कैंडल क्या होता है, मार्केट ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। हम जानेंगे इंडिकेटर के बारे में और जो हमने प्रीवियस में फंडामेंटल सीखा है उसे अप्लाई करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पर। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक कैंडल है जिसका एक ओपन होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक क्लोज होता है। कैंडल का मुख्य भाग जिसे रियल बॉडी कहा जाता है, जो ओपन और क्लोज के अंतर को दर्शाता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के से अधिक है तो ये ग्रीन कैंडल होता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन से कम है तो ये रेड कैंडल होता है। और जो आप ये कैंडल में जो लाइन देख रहे हैं इसे शेडो या वीक वीक कहा जाता है। जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसे अपट्रेंड कहा जाता है। अब स्टॉक की प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बना रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और जब प्राइस एक नेरो रेंज में ट्रेड करती है, हायर हाई भी बनाती है, हायर लो भी बनाती है, तब उसे साइडवेज कहते हैं। ये कहीं स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये पैटर्न बनता है तो यह एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। इंडिकेटर में हम ऐसे रिलायबल इंडिकेटर को जानेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मूविंग एवरेज
हम स्टॉक के चार्ट पर 200, 100 और 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे। बोलिंजर बैंड, जब भी बोलिंजर बैंड 30 होता है उसके बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बड़ा मूव आता है। जब स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है और डबल बॉटम बनता है तो वहाँ से प्राइस में रिवर्सल होता है। जब स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और डबल टॉप बनता है तो वहाँ से स्टॉक की प्राइस में रिवर्सल होता है। अब हमने जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखा उसे हम पिछले फंडामेंटल एनालिसिस में अप्लाई करेंगे। जो हमने प्रीवियस में पीई रेशियो, पीबी रेशियो पर एनालिसिस की थी उसे हम रिलायंस स्टॉक के कैंडलस्टिक चार्ट पर देखेंगे। जो हमने डेट बाय डेज 29 सितंबर 2022, अक्टूबर 2023, मार्च 2023, जनवरी 2024 को स्टॉक की वैल्यूएशन की थी उसे हम चार्ट पर उस स्टॉक की डिमांड एवं बाइंग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह रिलायंस का कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें जो ग्रीन कैंडल है वो अपने ओपन के ऊपर क्लोज हुई है, जो रेड कैंडल है वो अपने ओपन के नीचे क्लोज हुई है। रिलायंस का स्टॉक मंथली चार्ट पर अप ट्रेंड में। सबसे पहले हम 29 सितंबर 2022 को रिलायंस का फंडामेंटल वैल्यूएशन जो किया था उस कैंडल पर क्लिक करेंगे। उस कैंडल की क्लोजिंग 2158 है। हम उससे प्रीवियस कैंडल देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, तो हमें मिलेगा कि वहाँ पर बहुत सी वीक से शेडो है जो हमें यह इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर पास्ट में बिग प्लेयर के लिमिट ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर थे। यह जोन हम मार्क कर लेते हैं, वहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक हमारा वैल्यूएशन जो हमने पी रेशो पीवी रेशियो निकाला था जो अपने एवरेज से नीचे था। दूसरा प्राइस एक्शन जो बता रहा है कि प्रीवियस के टाइम पर यहाँ बायर की अच्छी खासी डिमांड थी। अब आप देखेंगे कि 29 मार्च 2022 को यहाँ पर प्राइस आया और अग्रेसिव मूवमेंट हुई। उसके बाद जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि सेकेंड टाइम 27 अक्टूबर 2023 को जब स्टॉक इस बाइंग जोन में आया वहाँ से अग्रेसिव मूवमेंट हुई। 20 मार्च 2023 को भी आया और मूवमेंट हुई और 23 जनवरी 2024 को भी उसके आसपास आया और प्राइस में मूवमेंट हुई। अभी तक इस डिमांड जोन पर नहीं आया। ये भी देखा है कि मार्च में एक स्ट्रॉन्ग हमारे वीक के साथ बनी थी जो हमें यह इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पर पास्ट में बायर मौजूद है एवं बायर की डिमांड है। हमने 100 डे का मूविंग एवरेज भी लगाया जो हमें इंडिकेटेड कर रहा है कि यहाँ यह मार्केट अप ट्रेंड में है। अब तुम स्टॉक मार्केट के बेसिक से थोड़ा बहुत एडवांस के बारे में जान गए होंगे। आगे की वीडियो में हम डिटेल में बेसिक से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एवं फंडामेंटल की एनालिसिस सीखेंगे। इसके लिए मुझे आपको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना होगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट को लर्न किया जा सके। और आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन करना है जो अभी पीई रेशियो, पीबी रेशियो के नियर बाय